इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक का फोकस धान खरीद व्यवस्था, खाद की उपलब्धता और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी को जो है इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, कृषि क्षेत्र की समस्याओं पर भी चर्चा की जाएगी। किसानों को बेहतर सेवाएं देने पर जोर दिया जाएगा। प्रदेश में धान खरीदी प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने की भी पूरी तैयारी जो है वो की जा चुकी है। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ जो है समीक्षा बैठक करने वाले। कई अहम मुद्दों पर इस बार फोकस रहेगा। धान खरीदी व्यवस्था और खाद की उपलब्धता, संबंधित वरिष्ठ अधिकारी भी जो है इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, कृषि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर चर्चा की जाएगी। किसानों को बेहतर सेवाएं किस प्रकार दी जाए, इस पर भी जोर दिया जाएगा। प्रदेश में धान खरीद प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने की पूरी तैयारी जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जानी है। तो आज काफी अहम बैठक जो है वो माना जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ जो है आज समीक्षा बैठक करेंगे। कृषि क्षेत्र से जुड़े कई अहम मुद्दों पर वो चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, खाद्य की उपलब्धता संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को भी इस बैठक में बुलाया गया है। इस बैठक में ये वरिष्ठ अधिकारी जो है वो मौजूद रहेंगे। बैठक का जो फोकस होगा वो धान खरीद व्यवस्था और खाद की उपलब्धता पर जो है पूरी तरह से रहेगा। इसके साथ ही आपको बता दें, ये बैठक जो है वो काफी अहम माना जा रहा है। कृषि क्षेत्र से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कृषि की समस्याओं को लेकर ये चर्चा होगी। आपको बता दें, किसानों को बेहतर सेवाएं किस प्रकार से दी जाए, इस पर भी जोर दिया जाएगा। वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अनुराग तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, आज सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो समीक्षा बैठक करने वाले हैं। किन किन मुद्दों पर आज इस बैठक में चर्चा की जाएगी? जी प्रज्ञा, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करने वाले हैं। 11 बजे का वो वक्त रहेगा जब ये समीक्षा बैठक शुरू होगी और किसानों का एक अहम मुद्दा, किसानों को लेकर के इस बैठक की समीक्षा की जाएगी। और स्थिति का सही मूल उनको मिला कि नहीं मिला, अभी तक जो सुविधाएं वहां तक पहुंची वो की नहीं मिली, और तो तमाम विषय हैं जिनको लेकर के आज मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक कॉल करी है। और इसको लेकर के जो है वो खासतौर पे किसानों को लेकर के, किसानों के विषय पर इसमें चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल अनुराग, और कौन कौन से अधिकारी जो है इस बैठक में शामिल हो सकते हैं? क्या एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही अधिकारी बैठक में शामिल होंगे या कई और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी बुलाया गया है इस बैठक में? जी भैया, देखिए जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए बड़े आईएएस अधिकारी हैं, जिस अधिकारी हैं उनको यहाँ पर कॉल अप किया गया है और वो यहाँ पर इस समीक्षा बैठक में पहुंचेंगे। और साथ साथ इसमें इनके पास में एडिशनल चार्जेस हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए, फिर वो चाहे भूगर्भ विभाग हो या फिर अन्य विभाग हो, वो कर्मचारी भी और वहाँ पे बड़े अधिकारी भी, वो अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। अगर अन्य समस्या आती है ऐसे में वो भी उसको कोप अप कर सकते हैं। इसको लेकर के पूरी बैठक का जो मसौदा है वो तैयार किया गया है और 11 बजे का वो वक्त रहेगा जब ये जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। बिल्कुल अनुराग, अगर धान खरीदी की बात की जाए तो उसको लेकर क्या कुछ चर्चाएं हो सकती हैं? किन समस्याओं को लेकर चर्चा हो सकती है इस बैठक में? जी देखिए, धान खरीदी का एक मूल है और किसान वही मूल पा सके, इसको लेकर के चर्चा है। और हाल ही में देखा गया कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में तकरीबन 40 लाख का वो जो कर्जा था किसानों के ऊपर, उसको भी माफ करने की कार्य किया गया, जिसको कहीं ना कहीं जो राहत है उससे किसानों को पहुंची है। और सब्सिडी जो दी जा रही है उसको लेकर के भी चर्चाएं हो सकती हैं। देखिए, सब्सिडी वैसे भी मिल रही है, अच्छी तौर पे किसान इसकी सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन अभी जो है वो इस पे और बेहतरी किस तरह से की जाए। देखिए, अनाज की खरीद है या फिर सब्सिडी है या उनका जो कर्जा माफ है। देखिए, ट्यूबवेल चलाते हैं और तमाम और भी चीजों का इस्तेमाल फर्टाइल में होता है, तो ऐसे में कई दफे किसान उस आर्थिक स्थिति में नहीं रहते कि वो सारी चीजों को, सारे खर्चों को डील कर पाए। ऐसे सरकार चाहती है कि हमेशा देखने को सरकार में हमेशा यही मिला है कि किसान किस तरह से बेहतरी के साथ अपनी किसानी करे और वो टेक्नोलॉजी से जुड़ करके अपना काम करे और किसी भी
आर्थिक बोझ के तले वो ना रहे, इसको लेकर के सरकार हमेशा अपना फ्रंटियर तैयार रखती नजर आई है। और इन विषयों पर जो कुछ चर्चा है प्रज्ञा, वो इस बैठक के दौरान हो सकती है। बिल्कुल अनुराग, जिस तरीके से आपने बताया कि किसानों की समस्याओं को लेकर हमेशा सरकार जो है वो सतर्क रहती है, ऐसे में क्या माना जाए, अगर इस बैठक के बाद क्या किसानों को कोई और भी राहत सरकार की तरफ से दी जा सकती है? जी देखिए, उत्तर प्रदेश के किसानों को लेकर के जो समीक्षा बैठक की जा रही है, कुछ ऐसे विषय भी उठाए जा सकते हैं जो कि बेहद चर्चा का विषय है। का विषय हो गया, गांव में जो समस्या आवारा पशुओं की है, उससे कई दफे किसान परेशान नजर आते हैं, तो उस विषय पर चर्चा हो सकती है। जो धान की खरीद है, धान की रोपाई है, या फिर जो फसल बर्बाद हो जाती है कई दफे ओलावृष्टि के कारण, अब पाला न गिरने के कारण, ये सारी समस्याएं जो होती है, इन विषय पर चर्चा हो सकती है और इसको लेकर के कोई ना कोई सौगात मिलने की उम्मीद बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, अब देखना ये होगा कि सरकार इस समीक्षा बैठक को लेकर क्या कुछ निर्णय लेती है और किन किन समस्याओं पर चर्चा करती है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग, इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूके SSSC पेपर लीक मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है। आपको बता दें, बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष बॉबी पवार को तलब किया गया है। बॉबी पवार से सीबीआई पूछताछ करेगी। इसके साथ ही आपको बता दें, यूके SSSC परीक्षा पेपर लीक मामला एक बार फिर से गरमा गया है। मामले में पहले ही एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी हो गई थी। अब इसके बाद सीबीआई जो है अपनी जांच तेजी कर दी है और अन्य संदिग्धों पर भी नजर जो है वो सीबीआई की तरफ से बनाया गया है। तो देहरादून में शिक्षा प्रणाली में घोटाले की जांच जो है वो लगातार जारी है। यूके SSSC परीक्षा को लेकर सीबीआई जो है अपनी जांच जो है वो तेज कर चुका है और इस मामले में आपको बता दें, बॉबी पवार को तलब किया गया है, जो कि बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं और इन्हें अब तलब किया गया है। बॉबी पवार से सीबीआई जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, यूके SSSC परीक्षा पेपर लीक मामला एक बार फिर से उत्तराखंड में गरमा गया है और आपको बता दें, इससे पहले इस मामले में एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी हुई थी। अब बॉबी पवार को इस मामले में तलब किया गया है। तो सीबीआई जांच में तेजी जो है वो लगातार जारी है। अन्य संदिग्धों पर भी सीबीआई नजर बनाए हुए है। वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ अभय कैंतुरा जुड़ चुके हैं। अभय, यूके SSSC परीक्षा पेपर लीक मामला जो है एक बार फिर से उत्तराखंड में गरमाया हुआ है, लेकिन इस बार बॉबी पवार को तलब किया गया है। किन बिंदुओं के आधार पर उन्हें तलब किया गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सीबीआई की तरफ से जैसे ही इस पेपर लीक प्रकरणों को टेकअप करने का काम यहाँ पर किया गया था, तभी से इस बात की संभावना यहाँ पर ज्यादा होने लगी थी कि जो बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष यहाँ पर रहे हैं बॉबी पवार, जिनकी तरफ से एक बड़ा खुलासा उस दिन, यानी जब 21 नवंबर को पेपर हुआ था, और उस दिन जब पेपर लीक होने की जो खुलासा था वो बॉबी पवार की तरफ से यहाँ पर किया गया था। साक्ष्य उनकी तरफ से दिए गए थे कि जो मोबाइल यानी जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो पेपर आउट हुआ था वो किस प्रकार से रहा था, तो वो उनकी तरफ से यहाँ पर खुलासा करने का काम उस समय किया गया था। और सीबीआई को जैसे ही ये परीक्षा की जांच यहाँ पर मिली थी, तो तब से इस चीज की संभावना थी कि जल्द ही सीबीआई की तरफ से बॉबी पवार को यहाँ पर तलब किया जा सकता है। और अब ये कह सकते हैं कि सीबीआई जैसे जैसे इस पूरे प्रकरण की जांच यहाँ पर कर रही है, इस पेपर लीक प्रकरण की, उसमें जितने भी संभावित जो लोग हैं जो जुड़े हुए उस पेपर लीक प्रकरण से जुड़े हुए जो लोग हैं जिनकी तरफ से खुलासा किया गया था, जिनकी संभावना पेपर लीक प्रकरण में सम्मिलित होने की, उन सभी को एक एक करके सीबीआई की तरफ से तलब करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। सबसे पहले कार्रवाई में कह सकते हैं कि जो पुलिस की तरफ से जो जांच अब तक यहाँ पर की गई थी, उस जांच को सीबीआई की तरफ से लेने का काम कर लिया गया था। उसके बाद जो आरोपी थी जिसने सोशल मीडिया पर जो पेपर हल करके भेजा था असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन, उसको सीबीआई की तरफ से पूर्व में ही गिरफ्तार यहाँ पर कर लिया गया था। और अभी कह सकते हैं कि जो बॉबी पवार भी कई सवालों के घेरे में थे, जिनकी भूमिका भी कई रूप में संदिग्ध यहाँ पर नजर आ रही थी, उसको भी तलब करने का काम सीबीआई की तरफ से यहाँ पर किया गया। ये कहा जा सकता है कि सीबीआई के पास कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देना बॉबी पवार के लिए बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, क्या अभय, क्या माना जा सकता है कि बॉबी पवार जो है इस पेपर लीक मामले में सीधे तौर पे जुड़े हुए थे? बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि जिस तरीके से
10 बजे पेपर शुरू हुआ था। 11:30 बजे के करीब ये कह सकते हैं कि बॉबी पवार की तरफ से एक खुलासा करने का काम यहाँ पर कर दिया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा उस चीज को बताने का काम उनकी तरफ से किया गया था कि इस परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है, सोशल मीडिया पर ये यहाँ पर जारी हो चुका है। वो बॉबी पवार की तरफ से यहाँ पर बताने का काम यहाँ पर किया गया था। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बॉबी पवार के पास से कहाँ पर ये पेपर प्राप्त हुआ, बॉबी पवार को कैसे ये पेपर मिला, और जिसकी तरफ से इस पेपर को सॉल्व करने का काम यहाँ पर किया गया था, वो उसमें बॉबी पवार को ही क्यों अपना पेपर देने का काम यहाँ पर किया था, बताने का काम किया था कि ये पेपर लीक हो रहा है और इसको मैंने सॉल्व करके वहां पर भेजा है। दूसरा जो सबसे बड़ी जो चीज जो जानकारी जो जांच का विषय यहाँ पर बन सकती है, उसमें ये कहा जा सकता है कि बॉबी पवार ने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि वो एक सप्ताह तक यानी पेपर होने के दौरान एक सप्ताह तक वो हरिद्वार के उस क्षेत्र का भ्रमण वहां पर कर रहे थे, लगातार रेकी कर रहे थे। तो क्या बॉबी पवार को पहले से ही ऐसी आशंका थी, अगर इन सब चीजों की जानकारी थी तो क्यों नहीं उनके द्वारा समय रहते हुए पुलिस को या फिर जो UKSSC का जो प्रशासन है उनको सूचना देने का काम यहाँ पर किया गया था? ये वो सवाल है जिनके जवाब CBI की तरफ से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, और जनता भी उन सब चीजों को यहाँ पर जानना चाहती है कि आखिर बॉबी पवार ही क्यों वो शख्स बने थे जिसके पास ये पेपर वहां पर पहुंचा था। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखना ये होगा कि CBI की तरफ से और क्या कुछ खुलासे किए जा रहे हैं और क्या कुछ लिंक और भी निकलकर सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभय कैंतुरा इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु यादव का विवाह आज उज्जैन के सांवराखेड़ी में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में संपन्न हुआ। आपको बता दें, वरमाला के दौरान बाबा रामदेव ने मंत्र पढ़े और सीएम सभी रस्मों के बाद वर वधू को आशीर्वाद दिया। इस समारोह में केंद्रीय ज्योति मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्यपाल के मंगू भाई पटेल और कई गणमान्य लोग जो हैं वो मौजूद रहे। आपको बता दें, अखाड़ा परिषद और पतंजलि पीठ ने भी सभी जोड़ों को आर्थिक मदद और आशीर्वाद देने का काम किया है। इसके साथ ही आपको बता दें, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सामूहिक विवाह के माध्यम से खर्च बचाने और नई परंपरा को बढ़ावा देने का संदेश भी दिया। सीएम मोहन यादव ने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास का संदेश इस आयोजन में झलकता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बेटे अभिमन्यु यादव का विवाह आज उज्जैन के सांवराखेड़ी में आयोजित सामूहिक विवाह में संपन्न हुआ। आपको बता दें, वरमाला के दौरान बाबा रामदेव ने मंत्र पढ़े और सभी रस्मों के बाद सीएम ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। इस समारोह में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्यपाल मंगू भाई पटेल और कई गणमान्य लोग जो हैं वो मौजूद रहे। अखाड़ा परिषद, पतंजलि पीठ ने सभी जोड़ों को आर्थिक मदद और आशीर्वाद प्रदान किया। आपको बता दें, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सामूहिक विवाह के माध्यम से खर्च बचाने और नई परंपरा को बढ़ावा देने का संदेश दिया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का संदेश इस आयोजन में झलकता है। आज मुख्यमंत्री जी ने जैसे कि हम लोगों के साथ 20 जोड़ों की शादी कराई है, उनके बेटे की भी शादी कराई है। जैसे लोग सम्मेलन को लेकर शर्माते हैं, तो उस बिहाफ पे ये बहुत अच्छा ऐतिहासिक पल बन गया है कि आजकल के लोग अब सम्मेलन में शादी करने में नहीं शर्माएंगे। और बाबा बागेश्वर धाम जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, उनके बच्चों का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। जिस तरह से आज यहाँ पर सामूहिक सम्मेलन हुआ है, उसको अपन सामूहिक सम्मेलन बोल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, एक तरह से कोई आदमी अगर अपने घर पे एक निजी शादी भी करता है तो भी वो इतनी अच्छी नहीं होती है जिस तरह से सामूहिक सम्मेलन किया है। ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने आज एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। ठीक है, जिनमें उनने उनके लड़के की शादी करवाई है, साथ में 20 जोड़ों की और शादी करवाई है। ठीक है, और बहुत अच्छे लेवल पर हुआ है।
बहुत बड़े बड़े साधु संत भी आए थे, उन लोगों ने हम लोगों को इतने खास मौके पर आशीर्वाद दिया, काफी अच्छा लगा और मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार। कहना तो क्या, जितना बोलो उनके बारे में इतना कम है, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा जो किया है सम्मेलन, वो बहुत ही बढ़िया रहा। और माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे परिवार की तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं। और जो जितने भी माननीय मुख्यमंत्री जी, विधायक, सांसद जी जो आए हैं और सबका आशीर्वाद मिला, सबसे बड़ी बात तो वो है। घर में तो हम करते ही हैं शादी, पर इतने लोगों का आशीर्वाद, इतने बड़े बड़े, और हमारे संत भागेश्वर धाम बाबा आए, उन्होंने आशीर्वाद दिए। फिर हमारे रामदेव बाबा जी आए, उन्होंने आशीर्वाद दिए। तो ये सब और इनके सबके आशीर्वाद से, और माननीय मुख्यमंत्री जी को यही बोलना चाहेंगे कि उन्होंने इतनी अच्छी सुविधा और इतना अच्छा कार्यक्रम रखा है। मैंने तो पहली बार देखा है सम्मेलन, और उनके बेटे के साथ उन्होंने ये जो निर्णय लिया है, मैं सब लोगों को यही बोलना चाहूंगी इस मैसेज के थ्रू कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ये जो कर रहे हैं, ये सभी लोग जो भी बाहर जा के शादी करते हैं, बहुत खर्चे, तो ऐसे सम्मेलन सब करें, सबका गरीबों का भला भी हो जाए। जैसे अभी हमारे परिवार में से ही हमारे दोस्त की शादी हुई है, तो वो भी एक मिडिल क्लास से थे और आज उनकी शादी हो गई और बड़े खुश है सब। वो जितने भी यहाँ 21 जोड़े हैं, सब खुश है, बढ़िया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रोहतास के शिवनागर थाना क्षेत्र के थानुआ गांव में बारात के दौरान हर्ष फायरिंग से बक्सर जिले का एक व्यक्ति गोली लगने से मौत का शिकार हो गया। आपको बता दें, घटना की पुष्टि एसपी रोशन कुमार के निर्देश पर सासाराम एसडीपीओ और वन दिलीप कुमार ने की है। आपको बता दें, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सासाराम भेज दिया है। मामले में 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे लगातार पूछताछ करी जा रही है। आपको बता दें, घटना में इस्तेमाल पिस्टल पुलिस ने बरामद कर ली है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र के सेक्टर 25 इंदिरा नगर में सीएमएस बस कंडक्टर की बच्चों के सामने बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। आपको बता दें, बस कंडक्टर ने कार को सही तरीके से खड़ी करने को कहा, जिस पर कार चालक राज शुक्ला और उसके साथियों ने उस पर हमला कर दिया। पास ही मौजूद सीसीटीवी कैमरे में सारी घटना जो है वो कैद हो गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, घटना के बाद कार सवार दबंगों पर कार्रवाई न होने से स्कूल ने बच्चों को ले जाने के लिए रूट बदल लिया है। कंडक्टर को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की भूमिका तस्दीक में जुटी हुई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी द्वारा हाल ही में अदालतों और सुप्रीम कोर्ट को लेकर दिए गए बयान पर अब बीजेपी नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, संगीत सोम ने आरोप लगाया कि मदनी का बयान न्यायपालिका पर अनावश्यक टिप्पणी है और कहा कि ऐसे बयान समाज में गलत संदेश देते हैं। उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि उन्हें इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए। सोम ने दावा किया है कि मदनी से जुड़े कुछ संस्थानों पर पहले भी विवाद उठे हैं और कुछ ऐसे बयानबाजी जो देश के माहौल को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देता है, उसका विरोध होना चाहिए। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। यूपी में चल रही मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना मदनी के बयानों में घमासान को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता, फायर ब्रांड नेता, पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम जी। उनसे बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे वो इस बयान को लेकर के। विधायक जी, इस पे लगातार घमासान चल रही है, मौलाना मदनी ने जैसे कुछ कहा है अभी, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये मौलाना मदनी जैसे बीमार कौम के बीमार मानसिकता के लोग हैं, वो इन बारे में इनकी टिप्पणी हमेशा से जिहाद का समर्थन करते हुए आए और जिहादी है, ये खुद जिहादी है। जिस मदरसे के ये मौलाना है, आपने देखा होगा, वहां से हमेशा जिहादी निकले हैं, आतंकी निकले हैं, आतंकवाद का पाठ वहां पढ़ाया जाता है। ये इसी तरीके की मानसिकता की बात हमेशा करते हैं। देश के कानून को ये मानते नहीं है, देश के संविधान को ये मानते नहीं है। जब संविधान की बात आती है तो 4 बीवी रखते हैं। कौन से देश के संविधान में लिखा है कि 4 बीवी रखिए आप? ये अपने हिसाब से संविधान मोड़ना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, वो थोड़ा ही होगा। देश के कानून को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, इन्हें मानना पड़ेगा। लेकिन बस मैं एक सलाह दूंगा
कि जिस तरीके की टिप्पणी आप वंदे मातरम पे कर रहे हैं, सनातनियों पर जिस तरीके की आप टिप्पणी करते हैं, वो टिप्पणी आपको बंद कर देनी चाहिए, नहीं तो देश के सनातनी इकट्ठा होकर सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है और आप जैसे मौलानाओं को दौड़ा दौड़ा कर लाहौर तक छोड़काएंगे, इससे नीचे आपका पीछा नहीं छूटेगा। अच्छा विधायक जी, एसआईआर को लेकर के लगातार बीएलओ के मामले सामने आ रहे हैं, कहीं कोई आत्महत्या करता है तो कहीं कोई दबाव में काम कर रहा है, क्या कुछ कहेंगे? कोई दबाव नहीं है, और हो सकता है थोड़ा काम का प्रेशर हो, और अगर किसी ने सुसाइड किया है तो हमारी संवेदनाएं उसके साथ हैं। और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वो जिस तरीके का काम करा रही है वो उनका अपना अधिकार है, हम लोगों को उस पर टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर प्रेशर है तो देखिए, जैसे अभी 1 हफ्ते का टाइम बढ़ा है, टाइम तो बढ़ ही रहा है, तो धीरे धीरे काम चल रहा है। अच्छा विधायक जी, कल सपा कार्यकर्ता जिलाधिकारी पहुंचे थे और उन्होंने पहुंच करके एक बड़ा आरोप लगाया कि उन्होंने कहा जो बीएलओ है वो अपने पीछे भाजपा के पोस्टर लगाकर भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, इसमें क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये इनकी अखिलेश यादव की मानसिकता उनकी खराब हो गई है, और वो खराब मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रदेश में उन्हें कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं है। प्रदेश में उनकी हालत खराब है। पिछली बार जितनी सीट आई, अब 11 सीटें 12 सीटें पूरे प्रदेश में उनकी आएंगी। वो कहीं भी हिसाब लगा देख ले, तो वो अपना चेहरा छुपाने के लिए अभी से ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया है उन्होंने, और कुछ भी नहीं है। आरोप लगाए गए थे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर के पोस्टर लगा करके बीएलओ काम कर रही है, वो सरासर गलत है और इसको लेकर के एक बड़ा बयान इन्होंने दिया है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मैं शाहरुख सैफी, इंडिया वॉइस, मेरठ। अब सीधे आपको ले चलते हैं नई दिल्ली संसद में, जहां शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन दे रहे हैं। ये सत्र संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, आप भी मौसम का मजा लीजिए। साथियों, ये शीतकालीन सत्र ये सिर्फ कोई रिचुअल नहीं है, राष्ट्र को प्रगति की ओर तेज गति से ले जाने के जो प्रयास चल रहे हैं, उसमें ऊर्जा भरने का काम ये शीतकालीन सत्र भी करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। भारत ने लोकतंत्र को जिया है, लोकतंत्र के उमंग और उत्साह को समय समय पर ऐसे प्रकट किया है कि लोकतंत्र के प्रति विश्वास और मजबूत होता रहता है। गत दिनों बिहार में जो चुनाव हुए, उसमें भी मतदान के जो विक्रम हुआ है, वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। माताओं बहनों की जो भागीदारी बढ़ रही है, ये अपने आप में एक नई आशा, नया विश्वास पैदा करती है। एक तरफ लोकतंत्र की मजबूती और इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के भीतर अर्थतंत्र की मजबूती, इसको भी दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है। भारत ने सिद्ध कर दिया है, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। जिस गति से आज भारत की आर्थिक स्थिति नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर जाने में ये हमें नया विश्वास तो जगाती है, नई ताकत भी देती है। साथियों, ये सत्र संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है,
इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए। और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। बहुत ही संतुलित तरीके से जिम्मेवारी के साथ जनप्रतिनिधि के रूप में देश की जनता का हमें दायित्व दिया है और हमसे जो अपेक्षाएं हैं उसको संभालते हुए हम आगे के लिए सोचें, जो है उसको कैसे अच्छा कर सके। अगर बुरा होता है तो उसमें सटीक टिप्पणी कैसे कर सके ताकि देश के नागरिकों का भी ज्ञानवर्धन हो। ये मेहनत का काम जरूर है, लेकिन देश के लिए करना चाहिए। और मैं आशा करता हूं, मेरी एक सबसे बड़ी चिंता रही है पिछले कई लंबे समय से, सदन में जो पहली बार चुन करके आए हैं या जो छोटी आयु के हैं, वैसे सभी दलों के सभी सांसद बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं। उन्हें अपने सामर्थ्य का परिचय कराने का अवसर नहीं मिल रहा है, अपने क्षेत्र की समस्याओं की बात बताने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। राष्ट्र के विकास की यात्रा में भागीदार बनने के लिए वो अपनी कुछ बात बताना चाहते हैं, उस पर भी रोक लगा दी जा रही है। कोई भी दल हो, हमें किसी को भी हमारी ये नई पीढ़ी के आ रहे नौजवान सांसद, पहली बार आए हुए सांसद, उनको अवसर देना चाहिए। उनके अनुभवों का हमें सदन को लाभ मिलना चाहिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। साथियों, हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। नेगेटिविटी को जरा अपनी मर्यादाओं में रख करके नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान दें, ये मेरी अपेक्षा